हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। और जो आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं, ठीक है। तो दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं और वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके सराउंडिंग का जो रीजन है वो, और चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हो सकता है और चार्ज बॉडी हो सकती है, इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, ठीक है, उसके अंदर कोई भी हम दूसरा चार्ज वहाँ पर पुट करते हैं या रखते हैं, इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के सराउंड में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल हम लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिस रीजन में वह फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो उतने ही रीजन में क्या होगा? वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? आगे हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो फील्ड लाइन होती है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर ये फील्ड रीजन है इतना चार्ज पार्टिकल के सराउंड में, ठीक है। दूसरा है कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कोई भी दो फील्ड लाइन है वो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि जो फील्ड लाइन है वो कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी वेक्टर अगर क्रॉस करता है तो एक ही पॉइंट की दो पोजीशन, या फिर कहें कि एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन एक ही पोजीशन पे नहीं हो सकती हैं, इसलिए जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कोई भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती हैं? क्लोज लूप फॉर्मेशन करती हैं, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ लाइन द नंबर ऑफ लाइन द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड ऑन ए चार्ज इज proportional to the magnitude of charge, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ लाइनें हैं, यानी कि जहाँ पर कम लाइनें ओरिजिनेट हो रही है या टर्मिनेट हो रही हैं तो वहाँ उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? कम होगा। जहाँ पर नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है तो वहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटालिक बॉडी। कोई भी एक मेटालिक बॉडी है, मेटालिक बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो कैसी रहती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर इंटर करती है और परपेंडिकुलर क्या होती है? एग्जिट करती हैं किसी भी एक मेटालिक सरफेस से। लाइन ऑफ ए फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कोई भी चार्ज लाइनें हैं या फिर कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल से, वो कहाँ से मीट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से मीट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होती हैं? वो टर्मिनेट होती हैं, यानी कि ख़त्म होती हैं। यानी कि इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर क्या मिलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो मिलती हुई नज़र आएंगी,
और जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ से इमिट होती हुई क्या होगी, नजर आएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, इमिट हो रही हैं और यहाँ पर कम टर्मिनेट हो रही हैं। इस वजह से जो चार्ज है ए पॉइंट के ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइन अगर ज़्यादा है तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ देयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं है तो वहाँ पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके ऊपर, अनदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि जहाँ पर फील्ड नहीं है तो अनदर चार्ज पार्टिकल है, वहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और फोर्स एक्सपीरियंस तो फोर्स लाइनें भी क्या होंगी वहाँ पर एब्सेंट होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म में क्या होंगे, पैरेलल लाइनें होंगी, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल लाइन है, इक्वल डिस्टेंस है लाइन के बीच में तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक रीजन होता है किसके, चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, जहाँ पर क्या करता है, अनदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। प्रॉपर्टी डिस्कस की है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे फर्स्ट इमेजिनरी है, क्योंकि हम मानते हैं इसको अनदर कौन से कभी क्रॉस नहीं करेंगे और कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, और जहाँ पर नंबर ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। सभी मेटालिक सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मेटालिक बॉडी। मेटालिक बॉडी के सरफेस पे हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अगला दे रखा है लाइन ऑफ ए फोर्स स्टार्टेड किससे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, इस पे एंड होती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होती है, एंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, फोर्स एक्सपीरियंस भी नहीं करेगा, अनदर चार्ज पार्टिकल है। और अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्या आती है, देखिए कि लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट ए पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी क्राउडेड लाइन representing strong field while the distant representing weak field। ठीक है, इनमें क्या कहना चाह रहा है कि जो लाइन फोर्सेस हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है किसी भी एक परपेंडिकुलर या फिर कहेंगे नॉर्मल टू द सरफेस एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट क्या करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के ऊपर कितनी नंबर ऑफ लाइनें आ रही हैं तो वो क्या कहलाती है, वहाँ की इंटेंसिटी ऑफ द क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर कहें कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज़्यादा होंगी तो क्या कहलाएगा, वो पर मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज़्यादा है, किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और जहाँ पर कम है तो वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। या फिर कहें कि जो पास में है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जो दूर होगा, डिस्टेंस अपार्ट होगा तो क्या कहलाएगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पर कोई भी एरिया है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो यहाँ पर पास में देखेंगे तो क्या कहलाएगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और दूर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डिस्टेंस पे की बात करें तो अगर पास में होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और दूर होगा तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट है
tangent to the line of a force at a point in an electric field give the direction of the intensity। ठीक है, इनका मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी फील्ड लाइन है कर्व्ड सरफेस पे हो तो उसका जो हम टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट हमें क्या बताता है, वहाँ की डायरेक्शन बताता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, या फिर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़े हैं, 10 पॉइंट पढ़े हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी के 10 पॉइंट हैं। एक बार समराइज कर लेना इन पॉइंटों को, और इन पॉइंटों के बाद अगला हमारा क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रखा है कि सम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर शोन इन फिगर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, किसके अंदर, फिगर के अंदर दिखा रखी हैं। फिगर फॉर द पॉइंट ए एंड बी के ऊपर क्या है, हमें बताना है आपके इसकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए के ऊपर क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी के ऊपर क्या है, कम है। ठीक है, तो बात ठीक है। यहाँ पर जो लाइनें हैं वो क्या, क्राउडेड लाइनें हैं, और क्राउडेड है, पास पास है और पास पास है, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बी पॉइंट के ऊपर क्या होगी, फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है लाइन के बीच में वो क्या होगी, ज़्यादा हो गई। ठीक, अगला जो दे रखा है तो इसका आंसर तो यही आएगा। बाकी इसका ऑप्शन देखो, बी के ऊपर ज़्यादा है, ए के ऊपर कम है, तो गलत हो गया, क्योंकि बी के ऊपर कम होना चाहिए, ए के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। दोनों पे बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों के ऊपर जो फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। तो ये ई ए और ई बी दोनों बराबर नहीं है, नन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं। तो इसका क्या आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। सॉल्यूशन का रीजन है लाइन आर द मोर डेंस एट ए, सो ए ग्रेटर देन ए बी। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लाइन क्या है, डेंस है, और नंबर ऑफ लाइन अगर डेंस है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बी के ऊपर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई भी एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, क्या कहलाता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज से, ये कोई भी एक क्यू चार्ज रखा है किसी पॉइंट ए के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर, पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यू है ये चार्ज है, और के है यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यूज चार्ज विद ए साइन, क्योंकि साइन के साथ हम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगी, लाइनें बाहर निकलती हुई, इमिट होती हुई। अगर नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट होती हुई, क्योंकि आकर मिलती हुई नजर होंगी। तो इस वजह से जो साइन है, कि साइन की वजह से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर आकर मिल रही हैं या उस पॉइंट चार्ज से निकल रही हैं। ठीक है, अगला क्या है, रिलेशंस बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कोलम्ब्स लॉ का क्या है, ये फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Q जो पॉइंट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया है, एफ ई इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर यहाँ पर हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, फोर्स के बराबर हो जाता है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स अपॉन में चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आ जाएगी किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखा कि हमने जो रिलेशन है किसके अंदर है, फोर्स के अंदर है, और रिलेशन किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है।
तो फोर्स और फील्ड के अंदर जो भी रिलेशन है वो हमने देखा, वो क्या आता है, F इक्वल टू क्यू ए। क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो एक जो क्यू चार्ज है उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते तो किसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ये फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस। क्या करना है, बस सिर्फ बैलेंसिंग करना है किसका, एक वेट ऑफ द पार्टिकल क्या दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, वहाँ पर उस पर चार्ज दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी चार्ज है ए, क्यू चार्ज है, किसी भी कोई पार्टिकल है, किसके ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर है, ये सस्पेंडेड फॉर्म में है, एयर के अंदर है, तो इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके वेट के बराबर का होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg क्या हो जाएगा, उस पर नीचे फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है। तो हमें कितना फील्ड लगाए कि इसके ऊपर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा मास की वजह से, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, तो पार्टिकल ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर प्राइमरी जो कंडीशन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके वेट के बराबर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो QE, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमें दे रखा है, मास हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल है तो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अनदर को डिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, तो दोनों फोर्स बराबर है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो क्यू चार्ज को हम क्या लेके आ जाए, नीचे लेके आ जाए, और नीचे लेके आते हैं क्या फॉर्मूला बन गया, E इक्वल टू mg/q, और इसमें फिर क्या करें, इन्होंने वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या होगा, m की वैल्यू दे रखी है इसमें 10 माइक्रोकूलम, और mg g कितना होता है 10, और Q कितना दे रखा है यहाँ पर सॉरी मास दे रखा है 10 मिलीग्राम, किलोग्राम में पुट कर देंगे, और ये 10 माइक्रोकूलम, तो इससे इसी कट गया, तो क्या आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मानो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, और नेगेटिव चार्ज है तो हम ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज प्रोपोगेट करता है, यानी कि मूव करता है, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, मूव करता है। तो इसको हमें ऊपर ले जाना है तो फील्ड हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होता तो हम फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ लगाते, फिर जाके क्या होता है, ये बैलेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब्सेंस होती है तो उसी को क्या बोला जाता है, नल पॉइंट। हम किसी दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, 3 का कॉम्बिनेशन है, तो एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ का नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। पहले क्या दे रखा, फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, फॉर द सेम नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि सेम नेचर चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज रख रखा है, तो यहाँ पर भी क्या रख रखा है, प्लस चार्ज रख रखा है, पर क्या है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। नल पॉइंट विल बी लाइज ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन द 2 चार्ज। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मान लो क्यू चार्ज रख रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है,
तो जो नल पॉइंट आएगा वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दैम, तो लाइन ज्वाइनिंग है तो उसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, वहाँ पर नल पॉइंट आ जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के ऊपर नल चार्ज है, वहाँ पर जो पी पॉइंट है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो हो सकती है कि ये पॉइंट है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, बराबर हो। तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते ही ये क्या बन गया, नल पॉइंट बन गया। तो इससे डिस्टेंस इसकी r1 है और इससे डिस्टेंस है इसकी r2 है। एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ये फील्ड दे रखा है, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल 1 है और ये चार्ज पार्टिकल 2 है, तो इस चार्ज पार्टिकल 1 की वजह से जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन में R1 इक्वल टू KQ2 अपॉन में R2, यानी कि दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, और दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते ही चार्ज की वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल मैग्नीट्यूड की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नल पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी। फिर इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करके R1 और R2 की हम डिस्टेंस निकाल ली, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट दैट, ठीक है। तो ये क्यू का चार्ज है और ये किसका, तो ये इसमें दोनों का जो चार्ज का रेशियो है, तो चार्ज का रेशियो क्या हो गया, वो स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या निकाल लेंगे कि जो नल पॉइंट आएगा वो किसी भी टू लाइक चार्ज के अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्या होगा, वहाँ पर नल पॉइंट है वो प्रेजेंट होगा। केस सेकंड है। सेकंड केस में क्या दे रखा है, अपोजिट चार्ज नेचर है। पहले क्या थी, सिमिलर थी, अब क्या है, अपोजिट है। तो नल पॉइंट विल बी लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पे प्रेजेंट होगा। क्लोजर टू स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। दो अनइक्वल चार्जेस हैं और अनइक्वल चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा कि कोई भी लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग के जो स्मॉलर चार्ज होता है उसके एक्सटर्नल पोर्शन के या फिर एक्सटीरियर पोजीशन के ऊपर क्या मिलता है, वहाँ पर उस नल पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ गया है, यहाँ पर Q1 है वो ज़्यादा है, किसकी वजह से, Q2, ये Q1 है वो किसकी वजह से ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, Q2 से ज़्यादा है। तो ये R1 डिस्टेंस हो गई और ये R2 डिस्टेंस हो गई। एक रिपेल कर रहा है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर पुट कर देते तो ये इधर रिपेल करता और ये अट्रैक्ट करता, तो ये चार्ज पार्टिकल इसके पास आ जाता और ये नल पॉइंट नहीं क्रिएट होता है। नल का मतलब यहाँ पर क्या कहा, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस की वजह से यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम चार्ज पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। तो चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चार्ज 2 की वजह से, दोनों की वजह से फील्ड क्या हो जाएगी, बराबर, दोनों की वजह से फील्ड बराबर है। तो वहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ किसकी पोजीशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नल पॉइंट है उसकी पोजीशन आ गई। रीअरेंज कर लेंगे, R1 अपॉन में R2 रूट Q1 अपॉन में रूट Q2, उसके रूट Q में अंदर आ जाएगा चार्ज, उसके रेशियो में क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि किसी भी पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर अगर नल पॉइंट है तो उसकी R1 डिस्टेंस के ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल Q1 रखा हुआ है और कोई भी Q2 चार्ज पार्टिकल है वो R2 डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो उसका रेशियो है कि हम चार्ज को कहाँ पर पुट करें, इतना मैग्नीट्यूड है तो वहाँ पर कहें कि इस डिस्टेंस के ऊपर वहाँ पर क्या आ जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जो फिगर में रख रखे हैं और तो उनकी वजह से ओरिजिन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना आएगा। तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है। देखिए ये क्यों ओरिजिन है, ठीक है, एक पॉइंट है उसके ऊपर क्या लिख रखा है, क्यू चार्ज रख रखा, फिर 2 के ऊपर रख रखा, फिर चार्ज के ऊपर रख रखा, फिर सो ऑन आगे तक रख रखा होगा इसी तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से लगेगी, किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। तो Q1 के Q अपॉन में डिस्टेंस 1 का स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन में R2 क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, के Q अपॉन में क्या आ जाएगा, ये थर्ड है चार्ज हो किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है तो 4 का स्क्वायर।
तो के क्यू हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। 16 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। नेक्स्ट अगर होता तो वो कहाँ पर आता, ठीक है, 1/, ठीक। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो ई ए है, ई नॉट है, ई नॉट के ऊपर क्या के क्यू हमने बाहर रख लिया और इसका हम, ठीक है, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4। ये एस इन्फिनिटी है तो इसकी फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस आर, जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देते हैं। तो ये एस इन्फिनिटी इस तरीके के जो डिस्टेंसेस होती हैं उनका सम होता है। तो ए 1 है एंड आर है वो क्या होगा, 1/4 होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करते क्या आ जाएगा, ई नॉट इक्वल टू 4 के क्यू अपॉन में आर क्यू, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3 नीचे रह जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके के चार्ज ग्रुप है तो उनकी वजह से ओरिजिन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि सॉरी के क्यू अपॉन में 3, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू है वो दे रखी है। नेक्स्ट आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो फोर्स अपॉन में चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। या हम कहें कि उस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स होगा तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अब इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो चार्ज इंटू वहाँ पर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड द जस्ट स्पॉट ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास दे रखा है, हैविंग चार्ज दे रखा है। तो वही बात हो गई, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है वो एयर के अंदर क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो उसके ऊपर चार्ज दे रखा है, वाटर ड्रॉपलेट का खुद का मास है तो चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वहाँ चार्ज रखा हुआ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसको बैलेंस करेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, मास इंटू जी, तो एम जी क्या होगा, वेट, और वेट के बराबर क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, डाउन द टुवर्ड द अर्थ। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इतनी फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। तो ऊपर की तरफ लगाएंगे तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0, किसके ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट, तो क्या होगा, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी। तो मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, ई हमें कितना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ ई इक्वल टू एम जी, एफ ई क्या होता है, क्यू इंटू वहाँ की प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू ई इक्वल टू एम जी, ई निकालना है तो एम जी को हमने किससे डिवाइड कर दिया है, क्यू से डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पर क्या निकल के आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकल के आ गई है, ठीक है। ई इक्वल टू एम जी 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, तो कैलकुलेट करेंगे तो 6.125 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सीलरेशन फ्रॉम द रेस्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ये दे रखा है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, ठीक है, मास और चार्ज रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, ठीक है। इनमें क्या कह रखा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसके अंदर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करता है, मूव करता है, ठीक।
तो उसके अंदर अगर मूव करेगा तो मूव कौन करवाएगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, और चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, फोर्स, और फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगेगा तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन आएगा वो ठीक। उसके बाद दे रखा है कि यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर क्या करता है, मोशन करता है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर पहुँचेगा तो 6 सेंटीमीटर तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मेन मोटिव हमारा क्या है, वही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या आ गया है यहाँ पर, Q यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना, E के बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर दे रखा है कि कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम क्या दे रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो ये फोर्स आ जाएगा। दूसरा, अगर मोशन कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स होता है F इक्वल टू ma। तो ये फोर्स है, वही क्या करवा रहा है, मोशन करवा रहा है, तो ये फोर्स है। तो ये फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू QE किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर। A हमें फाइंड करना है, तो A हमें फाइंड करना है क्योंकि मोशन ऑफ इक्वेशन हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी है, कितनी डिस्टेंस दे दी, उसके बाद हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड कर लेंगे। तो उसमें S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन लगेगी, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। तो डिस्टेंस दे रखा है, u हमें पता है कितना 0 है, a हमें नहीं पता है, तो a कहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मोशन की वजह से कितना आया, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर क्या लगेगा यार, E यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन ये आ गया, ठीक है। फिर अब हम अप्लाई क्या करेंगे, एक्सीलरेशन आते के बाद मोशन ऑफ इक्वेशन। मोशन ऑफ इक्वेशन क्या कहती है कि किसी का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वहाँ पर टाइम फाइंड है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सीलरेशन के अंदर क्या है, रिलेशन। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 हो गया, तो u 0 है, S दे रखा है, A दे निकाल लिया हमने, इसके अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो टाइम है, टाइम की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 5.85 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अगर उसको रखते हैं तो वो अपनी पोजीशन से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर हमें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक्सीलरेशन लगता है वो भी क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर लग रहा है या फिर कहें कि कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तो वहाँ पर क्या होती है, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, अप्लाई होती है। और इक्वेशन ऑफ मोशन को वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने के लिए हमारे पास S दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है, u 0 हो जाएगा, टाइम निकालना है तो एक्सीलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सीलरेशन हम कहाँ से निकालेंगे, तो हम जो फिजिक्स है उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसके बराबर है, Q चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही अगर हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो कितना लगेगा, F इक्वल टू ma। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फोर्स है वो उसको बराबर कर देंगे, तो ma इक्वल टू QE। तो a निकालने के लिए हम QE बाई m, तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो नेट हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे, टाइम को फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।